So hey guys, welcome back to our channel, that is BSEM Paras Khatri, and also to our BSEM app. And in this video we're gonna talk about two topics, that is management as a science and management as a profession. Because management as a art हम लास्ट वीडियो के अंदर कर चुके हैं, तो हिंदी में बात करें तो यानी कि प्रबंधन एक विज्ञान है या नहीं, या फिर अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें कि जो प्रबंधन है वो एक पेशा है या नहीं। ठीक है, तो हम बेसिकली इसके अंदर जो है वो चेक करने वाले हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस कहते हैं है या नहीं है, या फिर मैनेजमेंट एक प्रोफेशन की तरह से हम देखते हैं तो वो एक टोटली एक प्रोफेशन है या नहीं है, यानी कि वो एक पेशा है या नहीं है। तो हम ये इस वीडियो के अंदर चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस की, कि मैनेजमेंट एक जो है वो विज्ञान यानी कि साइंस है या नहीं है। सबसे पहले ये समझते हैं कि साइंस होता क्या है, कि किस चीज़ को आप साइंस बोलते हैं ना, किस स्टडी को हम साइंस बोलते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास में तीन जो पॉइंट्स हैं कि हम साइंस उस चीज को बोलते हैं जो ये तीन पॉइंट्स जो है फुलफिल करता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है, हिंदी में बोलते हैं तो क्रमबद्ध ज्ञान समूह, यानी कि एक सिस्टम है कि अगर आपको साइंस पढ़नी है, अगर साइंस को पढ़ना है तो उसके लिए बहुत सारी जो है वो थ्योरेटिकली सिस्टमेटिकली जो है वो एक नॉलेज का पूल है। यानी कि आपको सबसे पहले जो है वो लाइक फोर्स पढ़ाएंगे, फिर आपको ग्रेविटी पढ़ाएंगे, फिर आपको साउंड पढ़ाएंगे, फिर आपको जो है वो लाइक कार्बन समझाएंगे, फिर ये मतलब ये सब क्या है, लाइट समझाएंगे। ये सब क्या है, ये सब आपके जो है वो टॉपिक्स हैं कि साइंस अगर आपको पढ़नी है तो एक सिस्टम है कि सबसे पहले आपको ये पढ़ाया जाएगा, फिर ये पढ़ाया जाएगा, ये पढ़ाया जाएगा। तो ये सिस्टम है आपको पढ़ाने का, एक उनका करिकुलम है। तो ऐसे ही अब ये क्या सेम चीज लाइक आपके मैनेजमेंट में भी आता है, तो बिल्कुल आता है। कैसे आता है, मैनेजमेंट के अंदर भी आपको जो है वो सबसे पहले ये पढ़ाया जाएगा कि मैनेजमेंट होता क्या है, फिर आपको उसके फंक्शन समझाए जाएंगे, फिर उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, मार्केटिंग सिखाई जाएगी। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब भी एक क्रमबद्ध तरीका है, एक सिस्टम है कि आपको सबसे पहले ये पढ़ाया जाए, फिर ये पढ़ाया जाए, फिर ये पढ़ाया जाए। तो ये क्या है, ये सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज जो है वो सेम जो है वो हमारे मैनेजमेंट में भी है। तो एक पॉइंट तो हमारा टिक हो गया इसमें भी। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं, दैट इज प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, यानी कि परीक्षण पर आधारित सिद्धांत है। यानी कि जो साइंस होते हैं ना, उसके अंदर जो एक्सपीरियंस जो होते हैं, मतलब कि सॉरी हम कहें कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स आपने जैसे पढ़े होंगे, कोई ना कोई प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, जैसे कि आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जो न्यूटन्स लॉ है, ठीक है, या फिर लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ये सब कैसे बने। ये सब ऐसा तो नहीं है ना कि एक रात किसी को सपना आया और सुबह उठ के उसने जो है लिख दिया, ऐसा तो नहीं है। ये सब क्या है, ये सब एक्सपेरिमेंट्स पे बेस है। ठीक है, यानी कि रिसर्च पर बेस है, परीक्षण पर बेस है। तो ये सेम चीज क्या मैनेजमेंट में एप्लीकेबल होती है, बिल्कुल होती है। कैसे होती है, क्योंकि देखिए जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि अभी हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, फ्योल के प्रिंसिपल, टेलर के प्रिंसिपल्स, ये सब कैसे बने। ठीक है, ये सब भी ऐसे नहीं कि उनके दिमाग में आया एक रात की और सुबह उठ के वो लिखने लगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने इंडस्ट्री में काम किया, बहुत साल तक लोगों पर रिसर्च करी और एक्सपेरिमेंट कर करके देखा कि इस स्थिति में ऐसा करना चाहिए, इस सिचुएशन में ऐसा करना चाहिए। तो जाकर के एक्सपेरिमेंट से जो है वो सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स उन्होंने बनाए। तो ये सेम चीज यहाँ पे भी होती है। तो सेकंड पॉइंट भी हमारा टिक होता है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। ठीक है, दैट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब क्या है, कि व्यापक वैधता। अब ये जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो हर जगह पर जो है वो एक ही तरीके से जो है वो एप्लीकेबल होते हैं, एक ही तरीके से एप्लीकेबल होते हैं साइंस के प्रिंसिपल। यानी कि अगर न्यूटन्स लॉ इंडिया में है तो वो ऐसे ही न्यूटन लॉ ऐसा ही रहेगा, सेम रहेगा, और वही न्यूटन लॉ जो है वो अमेरिका में भी उसी तरीके से एप्लीकेबल रहेगा, कुछ फर्क नहीं है। अब देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट में ऐसा है, क्या मैनेजमेंट के भी जो लॉज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। तो इसके केस में यहाँ पर एक क्रॉस लग जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो पर्टिकुलर सिचुएशंस पर डिपेंडेड है, कि एक सिचुएशन के अंदर हो सकता है कि वो प्रिंसिपल काम करे और दूसरे केस के अंदर हो सकता है वो प्रिंसिपल काम ना करे। ठीक है, लेकिन साइंस के साथ तो ऐसा नहीं होता। क्यों, अगर भाई ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी कहता है कि सामान को ऊपर फेंकोगे तो नीचे आएगा, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा ही होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में नीचे आएगा और अमेरिका में चांस है ऊपर जाने की। लेकिन बिजनेस के केस में ऐसा हो सकता है कि जो बिजनेस के प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, हो सकता है कि यहाँ पे वो काम कर जाए किसी एक जगह पर, दूसरी जगह पर ना करे। तो दैट्स हाउ वी से कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी यानी कि यूनिवर्सल वैलिडिटी या फिर व्यापक वैधता नहीं है उसकी। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पर हमारा जो है वो क्रॉस हुआ है, बाकी दो जो है हमारे लाइक टिक हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एक साइंस है, लेकिन एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है, मतलब कि एग्जैक्टली पूरी तरीके से साइंस नहीं है, वो जो है वो पार्शियल साइंस आप उसे कह सकते हैं।
ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रबंधन है वो पूरी तरीके से विज्ञान नहीं है, लेकिन आंतरिक तौर पर वो विज्ञान ही है। ठीक है। सो आई होप गाइस आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की तरफ कि क्या मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन जो है वो एक पेशा है या नहीं है। ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं पेशा क्या होता है, यानी कि प्रोफेशन क्या होता है। तो जितने भी वो सब लोग हैं जो अपनी फील्ड के अंदर जो है वो एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, वो सभी लोग जो अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होते हैं उन्हें हम प्रोफेशनल बोलते हैं। ठीक है, उन्हें हम प्रोफेशनल बोलते हैं। ठीक है, और उन्होंने प्रोफेशन की पढ़ाई करी है, जैसे कि डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, लॉयर्स हो गए। ठीक है, ये सब क्या है, सीए हो गए, ये सब क्या है, इन सबको हम प्रोफेशनल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अपनी फील्ड की बहुत जानकारी है, पूरी जानकारी है, फुल नॉलेज है, तो इसलिए हम इन्हें प्रोफेशनल्स बोलते हैं। तो अब इसके अंदर हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं कि हम किसे प्रोफेशनल कहेंगे, उसके लिए हमारे पास में 5 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम समझते हैं कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि भली भांति परिभाषित जो है वो ज्ञान का समूह। ये सभी में ऑलमोस्ट आ रहा है, और ये आपको पता ही है कि ये मैनेजमेंट में भी है, तो ये टिक तो लगेगा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट का भी अपने पास में एक वेल डिफाइंड बॉडी है, यानी कि उसकी भी पूरी एक पढ़ाई है। ठीक है, क्रमबद्ध पढ़ाई है, एक के बाद एक जो है पढ़ाते जाते हैं आपको। पहले आपको 11th-12th में बिजनेस पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन में बीबीए में बीबीई बीबीएस हैं, फिर उसके बाद में एमबीए है। ठीक है, तो मास्टर्स में, तो ये पूरी पढ़ाई इसमें भी अवेलेबल है, तो इसके अंदर एक टिक लग जाता है। फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपका है कि इसमें भी सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है और उसमें भी सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। सेकंड इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी कि अवरोधित प्रवेश। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इनके अंदर ना रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब कि हर कोई कहे कि हाँ मैं डॉक्टर हूं जी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको पूरी पढ़ाई पढ़नी जरूरी है, सारे कोर्स। मतलब मान लीजिए अगर आपको डॉक्टर बनना है, तो ऐसा नहीं कि आप कह सकते हैं कि जी मैं डॉक्टर बन गया, या मैं डॉक्टर हूं, मेरा मन कह रहा है मैं डॉक्टर हूं तो हूं। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको डॉक्टरी की पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी, एमबीबीएस पूरी करनी पड़ेगी, एमएस पूरी करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप जो है वो डॉक्टर कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा मैनेजमेंट के केस में भी होता है? क्या एक पर्सन को मैनेजर बनने के लिए जरूरी है कि उसे इतनी सारी पढ़ाई करनी पड़े? तो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि किसी कंपनी का मालिक है, ठीक है, उसका बेटा है, और वो इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अब उसके बाद में वही बचा है कंपनी चलाने के लिए, तो क्या वो कंपनी का ऑटोमेटिक मैनेजर नहीं हो गया? है ना, कंपनी को वही चलाने वाला है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया ना कंपनी को, तो कंपनी को वही चलाने वाला है। तो जरूरी नहीं है कि मैनेजर बनने के लिए जो है वो पढ़ाई की जाए। मतलब कि मैं ऐसा आपको एनकरेज नहीं कर रहा कि आप भी मत पढ़ो, ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये इसका फिनोमिना है। तो यहाँ पर एक क्रॉस लग जाएगा, सेकंड पॉइंट इसका जो है वैलिड नहीं है कि हमारा जो है वो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री जैसे कि प्रोफेशन में होती है वैसी मैनेजमेंट में नहीं है। थर्ड इज प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी कि पेशागत परिषद। अब बहुत सारे क्या मतलब हर जितने भी प्रोफेशंस है ना, उन सब के अंदर एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है। जैसे ऑल इंडिया जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, ठीक है, ऑल इंडिया जो मेडिकल एसोसिएशन है वो क्या है, वो डॉक्टर्स के लिए है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, वो लॉयर्स के लिए है। और इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन है, ठीक है, वो किसके लिए, वो सीएस के लिए। तो ये सब क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। पर लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना, वो मैंडेट कर रखा है इन्होंने कि आप अगर एक डॉक्टर हैं इंडिया में, या आप अगर एक वकील हैं, या फिर आप एक सीए हैं, तो आपको इन एसोसिएशंस के साथ जुड़ना ही होगा, तभी आप अपना काम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इनकी मैंडेट है, यानी कि ये इनकी एक नेसेसिटी चीज है। लेकिन क्या मैनेजमेंट के केस में ऐसा है? तो मैनेजमेंट के केस में भी एसोसिएशंस हैं, ठीक है, ऑल इंडिया मैनेजर्स एसोसिएशन है, लेकिन उसके अंदर ये कंपलसरी नहीं है कि आप अगर इंडिया में एक मैनेजर हो तो आपको जो है वो उसका एसोसिएशन का मेंबर होना जरूरी है। तो यहाँ पर भी हमारा ये क्रॉस लगता है। क्यों? क्योंकि नेसेसिटी नहीं है, मतलब कि पक्का नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको बनना ही पड़ेगा उसका मेंबर। आप चाहें तो बने, ना बनना चाहें तो आपकी मर्जी। तो ये हमारे 2 क्रॉस हो चुके हैं, अब तक एक टिक हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि नैतिक आचार संहिता। नैतिक आचार संहिता यानी कि एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट से मतलब क्या है कि जितनी भी ये एसोसिएशंस होती है ना, वो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि गाइडलाइंस निकालती हैं अपने मैनेजर्स के लिए। ठीक है, कुछ गाइडलाइंस निकालती हैं अपने मैनेजर्स के लिए, ठीक है, और वो जो है वो उन्हें मानते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही सेम जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि काम करने का तरीका जो है वो किसमें, मैनेजमेंट में भी होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि मैनेजमेंट बिल्कुल कोई जाहिल जिसको कुछ बिल्कुल समझ ना हो वो इतनी बड़ी कंपनी संभाल सकता है। मतलब कुछ चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन उसे समझ तो होनी चाहिए ना। तो उसके अंदर जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि एक गाइडलाइन, एक तरीका है काम करने का, मैनेजमेंट में भी और
पेशे में भी यानी कि प्रोफेशन में भी। तो ये पॉइंट हमारा टिक होता है। तो अभी तक हमारे 2 पॉइंट जो है वो टिक हो चुके हैं और 2 पॉइंट हमारे जो है वो क्रॉस हो चुके हैं। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है वो डिसाइड करेगा कि हम इसे जो है वो पेशा यानी कि प्रोफेशन कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, सर्विस मोटिव यानी कि सेवा का उद्देश्य। तो सेवा का उद्देश्य से मतलब क्या है कि जो मैनेजमेंट है वो एज अ प्रोफेशन के अंदर में, अगर हम मैनेजमेंट की बात करें या फिर प्रोफेशन की बात करें, तो प्रोफेशन के अंदर ना सर्विस मोटिव होता है। ठीक है, सर्विस मोटिव होता है। जैसे एक हॉस्पिटल है, ठीक है, एक डॉक्टर है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य लोगों की सेवा करना। ठीक है, अब कई लोग ना इसको जो है वो एज अ पॉइंट नेगेटिव ले लेते हैं कि हाँ सर्विस उद्देश्य उनका होता है और मैनेजमेंट के अंदर में नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि मैनेजमेंट का क्या काम है, उसका काम तो सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, उसका काम और कुछ नहीं है, उसका काम सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। तो वो जो है वो यहाँ पर इसको आप नो भी ले सकते हैं और यस भी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली वो सारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी तो पैसा कमाने के लिए ही सर्विस दे रहे हैं, और यहाँ पर जो कंपनी है वो भी मैनेजमेंट जो है वो पैसा कमा रही है और साथ में लोगों को सर्विस दे रही है। तो यहाँ पर आप इसे टिक भी कर सकते हैं। कहीं जिनकी बुक में ये टिक दिया हो, ठीक है, वो आप अपनी बुक चेक करिए, उसके अंदर जिनकी बुक में ये टिक दिया हो, मतलब ये आपको मैनेजमेंट एज प्रोफेशन बताया हो, वो इनको जो है वो टिक मानेंगे, और जिनके में नहीं बताया हो वो इसको क्रॉस मानेंगे। सो आई होप गाइज आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।